आज की क्लास में हम लोग साइंस के अंतर्गत प्रकाश के विभिन्न माध्यमों में चाल कितनी होती है इसके बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे उससे आगे आगे क्या है, तो पढ़ेंगे प्रकाश के स्रोत। कुछ और जानकारी हम लोग पढ़ लेते हैं, प्रकाश के स्रोत क्या क्या है। तो प्रकाश के स्रोत कौन है, तो सूर्य है, तारे है, ये किसी और आते रहेगा। अब उसके बाद बच्चों आते हैं प्रदीप्त वस्तु। वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न करे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। एग्जाम्पल में आप देंगे जैसे सूर्य हुआ, तारे हुआ, मोमबत्ती हुआ, बल्ब हुआ। उसके बाद हम लोग आएंगे ओ प्रदीप, वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, ओ प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे कुर्सी, टेबल और पुस्तक, कुछ भी दे देंगे, किसी लिख देंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग आ जाते हैं दर्पण पर। दर्पण क्या है, तो आप लोग बोलेंगे दर्पण एक चमकीली सतह है जो किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण को परावर्तित कर किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हम लोग का प्रतिबिंब बनता है, यानी छाया बनता है, जिसको हम लोग फोटो बोलते हैं, चेहरा, तो वो बनता है। तो दर्पण की परिभाषा क्या बच्चों, दर्पण एक चमकीली सतह है जो किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित कर उस वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। या आप लोग दर्पण की परिभाषा दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, दर्पण एक चमकीली परावर्तक सतह है जो प्रकाश की किरण को परावर्तित कर किसी वस्तु का प्रतिबिंब यानी छवि बनाता है। बच्चों अब उसके बाद हम लोग आ जाएंगे दर्पण के प्रकार। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो पहले दर्पण के प्रकार में हम लोग आएंगे तो पहला समतल दर्पण है, दूसरा गोलीय दर्पण, तीसरा क्या है, परवलिक दर्पण। अब बच्चों समतल दर्पण आप लोग जान चुके हैं कैसा होता है, इस तरह से ये कलई क्या हुआ है, ये समतल दर्पण हो गया। गोलीय दर्पण तो आप लोग जान ही रहे हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये कौन सा दर्पण हो गया, गोलीय दर्पण। अभी आपको बताएंगे सभी, अभी ये समझने के लिए हम फिलहाल बता दे रहे हैं आप लोग को, इसके बाद बताओ। अब परवलिक दर्पण बच्चों कैसा होता है, इस तरह से होता है परवलिक, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, परवलिक दर्पण, ऐसे बोलिए या तो इस तरह से, यानी परवलिक दर्पण इस तरह से होता है। तो हम लोग क्या कर देखें कि परवलिक दर्पण पढ़ लिए कैसा होता है, और गोलीय दर्पण के बारे में अभी थोड़ा सा ब्रीफ में जानकारी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप लोग ये याद रखिए कि समतल दर्पण यानी दर्पण के प्रकार कौन कौन से, समतल है, गोलीय है, फिर परवलिक है। अब समतल दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग नोट कीजिए। तो अब हम लोग समतल दर्पण, पहले हम लोग प्रकार जान लिए कि दर्पण कितने प्रकार थे, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलिक दर्पण। समतल दर्पण सीधा होता है, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण इधर से, या उत्तल दर्पण। उसके बाद हम लोग आएंगे परवलिक दर्पण कैसा होता है, इस तरह से होता है, गोलाकार यानी अर्धगोलाकार, जिसको बच्चों हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं क्या, उसके बाद आता है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण क्या है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहेंगे हम लोग, समतल दर्पण। जैसे हम लोग जो अपने घर में यूज करते हैं आईना, वो क्या है बच्चों, समतल दर्पण। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, ये दर्पण है, इधर कलई क्या हुआ भाग है, और ये परावर्तक सतह यानी जिधर हम लोग फेस देखते हैं। इसमें से आप लोग बच्चे समझते होंगे सर पहले लिख लेते हैं उसके बाद बताते हैं। बच्चों ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं ताकि वीडियो छोटा बने और आप लोग कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को जान पाए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आते बच्चों समतल दर्पण के गुण। समतल दर्पण के गुण क्या है, तो पहला आप लिखेंगे समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगर यदि हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो मेरा प्रतिबिंब जो दर्पण के साइड बनता है वो काल्पनिक बनता है, यानी वास्तव में तो नहीं है, लग रहा है कि हम पीछे साइड हैं लेकिन वास्तव में हम हैं क्या, नहीं। तो इस तरह से बोलेंगे बच्चों कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। हम खड़े रहते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब भी खड़ा रहता है। उसके बाद दूसरा गुण लिखेंगे, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। इसका मतलब ये हो बच्चों कि जितना बड़ा हम होंगे उतनी बड़ा मेरा प्रतिबिंब यानी फोटो बनेगा, ये हो गया।
समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का पार्श्व प्रवर्तित प्रतिबिंब बनता है। ये लाइन आप लोग समझेंगे। पार्श्व प्रवर्तित का हुआ मतलब ये हो बच्चों कि अगर यदि हम लोग किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो दर्पण में मेरा जो अगर जो दायां हाथ है तो फोटो में जो दिखाएगा यानी आईना में जो दिखाएगा उसका बायां हाथ दिखाएगा। तो इसी को बोलते हैं अगर साइड चेंज हो जाए यानी मेरा दायां हाथ उसका बायां हाथ बन जाए तो ऐसी को हम लोग पार्श्व प्रवर्तित प्रतिबिंब कहते हैं, साइड चेंज प्रतिबिंब। उसके बाद बच्चों समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की दूरी वस्तु के दूरी के बराबर होता है। यानी अगर यदि हम शीशे से यानी दर्पण से 1 फीट की दूरी पर हैं तो मेरा प्रतिबिंब भी 1 फीट की दूरी पर बनेगा। उसके बाद अगर कि हम 2 फीट की दूरी पर हैं तो प्रतिबिंब भी 2 फीट की दूरी पर बनेगा। अब क्या है बच्चों, अब आते हैं हम लोग दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। अगर यदि बच्चों दर्पण है उस पर प्रकाश पड़ती है तो परावर्तित कैसे होती है, उसमें क्या क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों ये मान लेते हैं कि Mn एक दर्पण है, ठीक है, और जो है इस पर कोई प्रकाश की किरण आपतित हुई यानी आई, इधर से सिंबल दे दिए, और ये दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित होगी मतलब चली गई, परावर्तित किरण हो गया। और बच्चों इसके बीच में जो एक ऐसी सीधी लाइन है इसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। अभिलंब यानी सीधी लाइन, समतल पर किसी भी समतल पर सीधी लाइन को हम लोग अभिलंब कहते हैं। अब उसके बाद बच्चों आ जाते हैं, ये हो गया दर्पण, इसको बोलेंगे आपतित किरण, जिसको हमने लिख भी दिया है, OA को आपतित किरण बोलेंगे, OB को परावर्तित किरण बोलेंगे बच्चों, और OP को क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। तो अब देखो बच्चों, और Mn क्या है, दर्पण है, शीशा है। आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच का जो ये बच्चों कोण है इसी को हम लोग आपतन कोण बोलते हैं, जिसको I से लिखते हैं। परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच का जो ये बच्चों कोण है इसको हम लोग R से लिखते हैं, जिसको परावर्तन कोण कहते हैं। उसके बाद लिख भी दिए बच्चों आपतन कोण, परावर्तन कोण। उसकी बात तो इसमें कुछ ज्यादा समझने लायक नहीं है। अब हम लोग इसके बाद बच्चों आ जाएंगे दर्पण से परावर्तन के नियम पर आ जाएंगे, या उसके पहले हम लोग इसकी परिभाषा डिटेल से जान लेंगे। आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है, इसका डेफिनेशन हम लोग, इसकी परिभाषा क्या है, आपतित किरण किसे कहेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले आप लोग यहाँ पर नोट कीजिए, फिर हम लोग सभी का परिभाषा अलग अलग बताएंगे। तो बच्चे हम लोग उसके बाद आ जाएंगे आपतित किरण क्या है। इसके पहले हम लोग फिगर के द्वारा समझे थे, अब आइए आपतित किरण क्या है। तो इसका शॉर्ट परिभाषा बच्चों हम बता रहे हैं आपको। तो परावर्तक सतह यानी दर्पण, परावर्तक सतह दर्पण ही का होता है ना, तो परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, आपतित किरण बोलेंगे। उसके बाद है परावर्तित किरण का डेफिनेशन क्या है, तो परावर्तक सतह से टकरा कर लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। और परावर्तक सतह पर जो किरण आएगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे मान लीजिए ये कोई परावर्तक सतह है, ठीक है, दर्पण है, तो इस पर जो किरण आएगी आपतित किरण, और जो किरण परावर्तित हो जाएगी परावर्तित किरण कहेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। आपतित किरण परावर्तक सतह से टकराकर लौटने वाले किरण को हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। उसके बाद देखिए अभिलंब की परिभाषा क्या है, तो परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित होती यानी आती है, ये कोई परावर्तक सतह है, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित हुई, ठीक है, देखिए यहाँ पर वही ना लिखे हैं, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण, अगर इस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो यहीं पर ना अभिलंब होगा। तो यही इसका डेफिनेशन है बच्चों, क्या है कि परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अभिलंब। अब दूसरे शब्दों में भी हम लोग अभिलंब की परिभाषा को जान सकते हैं। समतल सतह पर डाले गए लंब को अभिलंब कहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई समतल सतह, इस पर हम अभिलंब यानी लंब डाल दिए तो इसी को हम लोग बच्चों क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आइए अभिलंब कहते हैं। उसके बाद आइए आपतन कोण। तो बच्चों आप लोग जानते हैं कि आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहेंगे, इसको पहले भी बता चुके हैं। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे, परावर्तन कोण हम लोग कहेंगे। उसके बाद आते हैं बच्चों हम लोग
परावर्तन के नियम, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग हमेशा इसको याद रखेंगे। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम क्या बच्चों? प्रकाश परावर्तन के बाद जिन नियम का पालन करता है उसे हम लोग प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। उसके बाद नीचे लिखेंगे आप लोग, प्रकाश परावर्तन के दो नियम है। कौन कौन से नियम बच्चों? आपतन कोण बराबर होते हैं परावर्तन कोण के, या आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, शॉर्ट भाषा में लिख दिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक के बिंदु पर होता है, या एक के तल में होता है, या एक के समतल में होता है। ठीक है, सब एक ही चीज है। उसके बाद बच्चों आप लोग क्या कर देंगे, इसका ये फिगर बना देंगे नीचे साइड में, आप लोग फिगर बना देंगे ताकि नंबर मेरा एक भी ना कटे। इससे क्या होगा, पूर्ण नंबर आपको मिलेगा। आप लोग फिगर बना देंगे, फिगर में लिख देंगे ये आपतित किरण हुआ बच्चों, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब हुआ। आई क्या है? आपतन कोण है। आर क्या है? परावर्तन कोण है। तो आपतन कोण बराबर होते हैं परावर्तन कोण के। आप लोग एक लाइन और भी लिख लेंगे नोट में, यानी कि आई बराबर आर, कोण आई बराबर कोण आर, ये बच्चों याद रखेंगे आप लोग। यानी कि आपतन कोण बराबर होते हैं परावर्तन कोण के। और एमएन क्या है? एक दर्पण है। ठीक है, इस तरह से आप लोग एग्जाम में फिगर बना दीजिएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये बात समझ में आई होगी। आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग अब इसके बाद पढ़ेंगे बच्चों प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो प्रतिबिंब क्या है? प्रकाश की किरण अपवर्तन या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? प्रतिबिंब कहेंगे। यह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। अब हम लोग आते हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। तो प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे वास्तविक प्रतिबिंब के अब कुछ गुण के बारे में जानते हैं। यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। उसके बाद इसके लिए आवर्धन, आवर्धन बच्चों क्या है इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझिए इसके लिए आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है, यानी माइनस में होता है। इसे रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। इसके बाद आएंगे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब। तो प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। अब काल्पनिक प्रतिबिंब के गुण के बारे में जानेंगे। यह प्रतिबिंब हमेशा बच्चों सीधा होगा। इसे पर्दे पर आप नहीं उतार सकते हैं। इसके लिए आवर्धन का मान ऋणात्मक था तो इसके लिए आवर्धन का मान धनात्मक होगा। इसे डॉट लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है। देखो डॉट लाइन ऐसे होता है, ऐसे दर्शाते हैं। तो हम लोगों ने आज अभी देख पढ़े क्या? प्रतिबिंब पढ़े, प्रतिबिंब के प्रकार पढ़े, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, इसके बाद इसके गुण क्या है, इसके बारे में हमको उम्मीद है कि आप लोग जाने या समझ गए होंगे। अगर भी कोई भी तरह का दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। समतल दर्पण की परिपाटी यानी गुण समाप्त हो गई। गुण, इसके परावर्तन क्या क्या थे समतल दर्पण से, वो इसके बारे में जाने। अब हम लोग आएंगे क्या? गोलीय दर्पण, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, यही सब। उसके बाद वक्रता, त्रिज्या, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग नोट कीजिए इसको। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या है? तो आप लोग बोलेंगे ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण। जैसे मान लीजिए कि ये गोला है, इसका एक भाग हम काट लेंगे तो ये जो परावर्तक सतह हुआ किसी खोखले गोले का भाग हुआ, उसी को ही हम लोग गोलीय दर्पण। जैसे मान लीजिए ये पूरा बच्चों गोला था, इसके एक भाग को हमने ले लिया तो यही हुआ गोलीय दर्पण। ये भी एक भाग हुआ, इसे ही गोलीय दर्पण कहेंगे। अब देखिए गोलीय दर्पण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण बच्चों क्या है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। जैसे ये देखिए इधर से धसा हुआ भाग है, इस साइड
उत्तल दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। देखिए इस तरह से धसा हुआ रहेगा तो अवतल, और ऐसे रहेगा तो उत्तल। देख लीजिए परावर्तक सतह, इधर कलई क्या हुआ भाग है, और ये परावर्तक सतह, आप लोग लिख लीजिए, इसे कंफ्यूज कीजिएगा। परावर्तक सतह, इसमें कौन सा परावर्तक सतह हो गया, ये वाला। उसके बाद हम लोग आएंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ध्रुव पढ़ेंगे, वक्रता त्रिज्या पढ़ेंगे, वक्रता केंद्र पढ़ेंगे, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, द्वारक, फोकस, फोकस दूरी, ये सब क्या होते हैं इसकी परिभाषा हम लोग विस्तार से समझेंगे। फिलहाल हम लोग शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं। ये बच्चों मान लीजिए कोई अवतल दर्पण है, तो एमएन एक अवतल दर्पण है। जो बीच में जो प्रधान अक्ष है, इसे लाइन जो खींचे हैं ये सीपी, ये प्रधान अक्ष है बच्चों। और उसके बाद यहाँ पर देखिए जो बीच में जो दर्पण को काटा, इसी को हम लोग ध्रुव बोलते हैं, पोल बोलते हैं। और ये कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है दर्पण पर, परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काट देगा उसी को हम लोग फोकस कहेंगे। उसके बाद फोकस एवं दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या इसको वक्रता केंद्र बोलेंगे बच्चों इसको, और सी से लेकर के पी तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, जिसको आर से डिनोट करते हैं। उत्तल दर्पण में भी देख लेंगे, आपतित किरण परावर्तित हुई और मान लीजिए ये पीछे की साइड जाती तो यहाँ पर मिलती, तो यही इसका फोकस हो गया। इसका डेफिनेशन हम सभी अलग अलग जानेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ तक थोड़ा देख लेते हैं। तो ये आपतित किरण हो गया। अब देखिए बच्चों, ये जो आपतित किरण हुआ परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा उसे फोकस यानी बड़ी आप कहेंगे। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए।